देखो कल के क्लास में हमने देखा था कि सूडो फोर्स की जरूरत क्यों थी। जैसे नॉर्मली अगर मान लो हम लोगों ने देखा था कि जब भी अगर एक नॉन इनर्शियल फ्रेम से किसी ऑब्जेक्ट की अगर मोशन को ऑब्जर्व करेंगे तो सूडो फोर्स की क्यों जरूरत होगी, ठीक है। ये हमने देख लिया था। क्यों आखिर अपना न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन वैलिड नहीं होता था, ये भी देख लिया था कि अगर हम लोग एक सूडो फोर्स अप्लाई करेंगे उस ऑब्जेक्ट के ऊपर तब जाकर के न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन जो होगा उस वाले बॉडी में या उस फ्रेम में वैलिड होगा, ठीक है। रिपीट कर दे एक बार। चले एक बार देख लो, बाकी उसके बाद हम एक मैथमेटिकली भी देखेंगे कि आखिर हाँ एक नॉन इनर्शियल फ्रेम के रेस्पेक्ट में अगर किसी ऑब्जेक्ट का मोशन ऑब्जर्व करेंगे तो उसका उसके ऊपर नेट फोर्स क्या आता है, ठीक है। पहले एक बार देख लेते हैं जो लास्ट पार्ट देखा था हम लोगों ने कि आखिर रिक्वायरमेंट ऑफ सूडो फोर्स क्यों होगी, क्या होगी रिक्वायरमेंट, ठीक है। अब एक बात देखो, मान लो मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ पे ग्राउंड पे एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ, बिल्कुल ध्यान से देखना, समझ आएगा कि आखिर क्या क्यों रिक्वायरमेंट है अपने को, ठीक है। बेटा रिकॉर्डेड लेक्चर मिल चुका होगा ना कल, तो रिकॉर्डेड लेक्चर नहीं मिला था आप लोगों को। चलो मैं एक बार बात कर लूंगा कपिल सर से, ठीक है। चलो देखो यार, यहाँ पे मान लो एक ऑब्जेक्ट ये रखा हुआ है स्मॉल एम मास का, बिल्कुल ध्यान से देखना आखिर क्यों क्या रिक्वायरमेंट होगी। उसके बाद हम लोग मैथमेटिकली भी देखेंगे कि किस तरह से एक जो हमने देखा था कि मास इनटू एक्सेलरेशन उल्टा करके लगाते हैं, तो मैथमेटिकली भी आएगा अपने। तो मान लो यहाँ पे एक स्मॉल एम मास का ऑब्जेक्ट है और हमने एक लिया था कि यहाँ पे ग्राउंड के पे एक आदमी खड़ा है और एक आदमी जो है वो इस ट्रॉली के ऊपर खड़ा है, ठीक है। इस ट्रॉली के ऊपर खड़ा है और ये ट्रॉली जो है वो किसी एक्सेलरेशन ए से इधर की तरफ जा रहा है, ठीक है। इसका नाम हम लोगों ने ले लिया ए और इसका नाम हम लोगों ने ले लिया बी। अगर मान लो जब विथ रेस्पेक्ट टू ए अगर हम लोग देखें तो विथ रेस्पेक्ट टू ए अगर हम लोग देखें तो ए को ये ब्लॉक जो है वो रेस्ट पे दिखेगा। तो उसने सोचा कि आखिर क्या है एफबीडी, तो चलो ऊपर की तरफ नॉर्मल लगेगा और नीचे के डायरेक्शन में एक एमजी फोर्स लगेगा। तो इसने ये बोला कि चलो ठीक है, एन माइनस एम जी इक्वल्स टू जीरो। एन माइनस एम जी इक्वल्स टू जीरो, तो एन जो हो रहा होगा वो एम जी के बराबर लग रहा होगा, इसीलिए ये ब्लॉक जो है वो रेस्ट पे है। कोई वर्टिकल मोशन नहीं है और हॉरिजॉन्टल में कोई फोर्स नहीं लग रहा है, तो ये हॉरिजॉन्टल में इसके पास कोई एक्सेलरेशन नहीं है। लेकिन अगर विथ रेस्पेक्ट टू बी अगर देखा जाए तो बी के लिए भी इस ब्लॉक के ऊपर जो फोर्स लगेगा वो तो बस यही लगेगा उसको कि हाँ यार एक नॉर्मल लग रहा है और एक नीचे एमजी, क्योंकि कोई और दूसरा है नहीं कि जो फोर्स लगा है। लेकिन इस पर्सन बी को ये जो ब्लॉक है उसका एक्सेलरेशन इधर की तरफ ए दिखेगा। तो ये बोलेगा यार ऊपर के डायरेक्शन में नॉर्मल लग रहा है, नीचे के डायरेक्शन में एमजी लग रहा है, तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई भी फोर्स जब नहीं लग रहा है तो एक्सेलरेशन नहीं आना चाहिए, यही सोचेगा पहले वो। तो हमने देखा कि यार जब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं है तो एक्सेलरेशन भी नहीं होना चाहिए। तो यानी हमारा न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन इस वाले पार्ट में या और भी सारे जो फोर्सेज जो लॉ हैं वो इस वाले फ्रेम में वैलिड नहीं हो रहे। लेकिन हमने सोचा कि अगर मान लो इसके रेस्पेक्ट में जब हम मोशन को ऑब्जर्व कर रहे हैं इस ऑब्जेक्ट के मोशन को, तो अगर इस अपोजिट डायरेक्शन में अगर इसका एक्सेलरेशन इधर की तरफ है तो इसको इस पे अगर मान लो अपोजिट डायरेक्शन में एक मास इनटू एक्सेलरेशन का अगर फोर्स लगाया जाए तो जाकर के ये इसके लिए भी ये न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन या और भी सारे जो लॉ हैं वो वैलिड हो जाएगा। क्योंकि उसको लगेगा कि चलो यार ऊपर नॉर्मल लग रहा है, नीचे के एमजी के बराबर है, तो वर्टिकल डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं है। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मास इनटू एक्सेलरेशन एक सूडो फोर्स लग रहा है। यही जो फोर्स है इसको हमने क्या नाम दिया, सूडो फोर्स का। ये सूडो फोर्स लगेगा और जिस कारण से इस ब्लॉक पे ए एक्सेलरेशन आएगा, तो इसे भी लगेगा कि हाँ यार एक सूडो फोर्स इधर के डायरेक्शन में लग रहा है जो इसको इस डायरेक्शन में एक्सेलरेट करवा रहा है, ठीक है। अब एक बात देखो, तो ये सूडो फोर्स की रिक्वायरमेंट है कि अगर जब भी हम लोग नॉन इनर्शियल फ्रेम के रेस्पेक्ट में अगर किसी भी ऑब्जेक्ट का मोशन ऑब्जर्व करना हो तो क्या करेंगे, तो मास ऑफ द ऑब्जेक्ट इनटू एक्सेलरेशन ऑफ द फ्रेम वो भी उल्टे डायरेक्शन में करके एक फोर्स ऐड करोगे। उसके बाद जैसा हमारा इक्वेशन ऑफ मोशन है, नॉर्मली हम लोग जो
न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन अप्लाई करते हैं उस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। ये था हमारा एक तरीका कि हाँ यार कैसे अप्लाई करना है, ठीक है। बाकी एक मैथमेटिकली भी देखते हैं। मान लो एक पार्टिकल के एक्सेलरेशन के बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, तो सबसे पहले पोजीशन वेक्टर के बारे में देखते हैं। मान लो ये कोई एक इनर्शियल फ्रेम है। इनर्शियल फ्रेम बता दिया था मैंने कि ये क्या होगा कि पार्ट जो कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा हो या कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करना चाहिए या फिर अपना रेस्ट पे रहेगा। मान लो एक पार्टिकल यहाँ पे, एक पार्टिकल कोई पी यहाँ पे है जिसका पोजीशन वेक्टर हमने लिया इस इनर्शियल फ्रेम के रेस्पेक्ट में r1 वेक्टर, ठीक है। और ये एक दूसरा कोई इनर्शियल नॉन इनर्शियल फ्रेम है। नॉन इनर्शियल फ्रेम जो है ये हमारा नॉन इनर्शियल फ्रेम है। ये नॉन इनर्शियल फ्रेम जो है वो जो भी अगर कांस्टेंट कुछ अगर एक्सेलरेशन से मूव कर रहा हो या रोटेट हो रहा हो, इसके रेस्पेक्ट में इस पार्टिकल का जो पोजीशन वेक्टर है वो हमने लिया r2 और इसका ले लिया हमने कितना r वेक्टर, ठीक है भाई। यहाँ से इसके रेस्पेक्ट में पोजीशन कितना r1, इसके रेस्पेक्ट में r। एक काम करते हैं, इसको जो है ना हम लोग r ले लेते हैं, इसको हम लोग ले लेते हैं r वेक्टर और इसको r1 वेक्टर, ठीक है। अब एक बात देखो यहाँ से, अगर हम ट्राइंगल ऑफ वेक्टर एडिशन लगाएं, एक बार देखो बेटा, मैं बोल रहा हूँ कि एक इनर्शियल फ्रेम है जो कि उसके रेस्पेक्ट में एक पार्टिकल p जो है इस पॉइंट पे प्रेजेंट है, ठीक है। दूसरा एक नॉन इनर्शियल फ्रेम है। अरे भाई कितना बड़ा मैसेज लिख दिया तुमने। नॉन इनर्शियल फ्रेम ओनली न्यूटन, ना पूरे सारे मोशन वैलिड नहीं है बेटा, सारे जो भी फर्स्ट सेकंड थर्ड ये सारी चीजें। चलो यहाँ से देखो, मैं बोल रहा हूँ कि इस इनर्शियल फ्रेम के रेस्पेक्ट में एक पार्टिकल p है जिसका पोजीशन वेक्टर कितना है r वेक्टर। नॉन इनर्शियल फ्रेम जिसका पोजीशन वेक्टर r1 है और इसके रेस्पेक्ट में एक पार्टिकल p का पोजीशन वेक्टर r2 है। ट्राइंगल ऑफ वेक्टर एडिशन के हिसाब से देखिए तो इन दोनों का रिजल्टेंट जो आएगा वो ये आएगा, हाँ या ना। ये r1 वेक्टर और r2 वेक्टर का रिजल्टेंट कौन सा, r वेक्टर। तो मैं क्या लिखूंगा यहाँ से, r वेक्टर इक्वल्स टू r1 वेक्टर प्लस r2 वेक्टर, ठीक है। अब यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ कि r2 वेक्टर क्या है, पार्टिकल का पोजीशन विथ रेस्पेक्ट टू किसके, नॉन इनर्शियल फ्रेम के रेस्पेक्ट में। r2 इक्वल्स टू क्या लिखेंगे, तो r वेक्टर माइनस r1 वेक्टर, यही आएगा। r2 इक्वल्स टू क्या आएगा, r वेक्टर माइनस r1 वेक्टर। अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करूं तो क्या मिलेगा, v2 वेक्टर इक्वल्स टू v माइनस v1 वेक्टर। एक बार और डिफरेंशिएट करें तो a2 वेक्टर इक्वल्स टू क्या आएगा, a वेक्टर माइनस ऑफ a1 वेक्टर। अगर मान लो मैंने मास से मल्टीप्लाई किया, क्या मिलेगा, m इंटू a2। ये मास किसका है, पार्टिकल का मास है। तो पार्टिकल का मास इंटू एक्सेलरेशन कितना, a2 इक्वल्स टू m इंटू ए वेक्टर माइनस m इंटू a1 वेक्टर। अब यहाँ से ध्यान से देखना एक बार, ये क्या बताना चाहता है। ये मास इंटू एक्सेलरेशन a2 क्या है, एक तरफ फोर्स है किसके रेस्पेक्ट में, नॉन इनर्शियल फ्रेम के रेस्पेक्ट में, किसके ऊपर, इस m मास के पार्टिकल के ऊपर, इक्वल्स टू ये क्या है, फोर्स किसके रेस्पेक्ट में। तो ये r वेक्टर कौन सा है, कि पार्टिकल का पोजीशन वेक्टर विथ रेस्पेक्ट टू इनर्शियल फ्रेम, यानी पार्टिकल के ऊपर जो फोर्स लगेगा किसके रेस्पेक्ट में, इनर्शियल फ्रेम के रेस्पेक्ट में, माइनस मास इनटू a1 क्या होगा, तो फोर्स ऑन द पार्टिकल विथ रेस्पेक्ट टू किसके, ये नॉन इनर्शियल फ्रेम के रेस्पेक्ट में। एक मिनट, सॉरी, m इंटू a1 क्या है, a1 हमारा क्या होगा, r1 की चेंज होने का रेट, v1 ये अपने पास क्या हो जाएगा, r1 ये किसका पोजीशन वेक्टर है, नॉन इनर्शियल फ्रेम का। तो अब एक बार सोचो, मास इनटू एक्सेलरेशन किसका हुआ, कि ये एक्सेलरेशन हमने किसका ले लिया, नॉन इनर्शियल फ्रेम का। तो अब एक बार सोचो, यही काम हम वहां भी कर रहे थे, क्या किया था हमने, ये क्या बताना चाहता है ये पार्टिकल, ये जो इक्वेशन है वो क्या बताना चाहता है कि अगर आप नॉन इनर्शियल फ्रेम के रेस्पेक्ट में अगर किसी पार्टिकल का अगर के ऊपर नेट फोर्स देखना चाहते हो तो क्या होगा, कि उस पार्टिकल के ऊपर फोर्स किसके रेस्पेक्ट में, इनर्शियल फ्रेम के रेस्पेक्ट में, माइनस मास इनटू एक्सेलरेशन ऑफ नॉन इनर्शियल फ्रेम
और यही जो होगा वो हमारा सूडो फोर्स होगा। यही चीज मैंने उस समय भी बताया था कि जब भी अगर आप नॉन इनर्शियल फ्रेम के रिस्पेक्ट में देखोगे तो उस केस में क्या होगा कि पार्टिकल के मास और इनटू एक्सेलरेशन ऑफ किसका, नॉन इनर्शियल फ्रेम। और ये माइनस साइन आ रहा है यानी अपोजिट डायरेक्शन में हम क्या करेंगे, रिवर्स करके ऐड करेंगे। क्या ये चीज क्लियर हुआ? अब मैथमेटिकली भी हमने देख लिया कि अगर नॉन इनर्शियल फ्रेम के रेस्पेक्ट में हमें किसी पार्टिकल के ऊपर नेट फोर्स निकालना है तो क्या करना होगा, तो एक जो उसके ऊपर नॉर्मल सारे फोर्स लग रहे हैं वो माइनस माइनस क्या करना पड़ेगा अपने को, तो जो मास इनटू एक्सेलरेशन ऑफ किसका, नॉन इनर्शियल फ्रेम, वो रिवर्स करके ऐड करोगे तब जा करके उस ब्लॉक के ऊपर आपको नेट फोर्स मिलेगा। अब ये वेक्टर साइन है तो हो सकता है एक्स में हो, वाई में हो, जेड में हो, तीनों में हो, तो सारे केसेस में हो सकता है। ठीक है, एक बार और देख लो मैंने क्या लिया, एक इनर्शियल फ्रेम, एक पार्टिकल पॉइंट पी और एक नॉन इनर्शियल फ्रेम। ये इसके रेस्पेक्ट में पार्टिकल पी जो है वो इसका पोजीशन वेक्टर आर है, इसका पोजीशन वेक्टर r1 और इसके रेस्पेक्ट में इसका पोजीशन वेक्टर r2। ट्राइंगल लॉ से देखा तो इन दोनों का रिजल्टेंट ये आएगा r2 वेक्टर, सॉरी r वेक्टर इक्वल्स टू r1 प्लस r2। r2 की वैल्यू निकाली, ये आ गया, डिफरेंशिएट किया a2 इक्वल्स टू a माइनस a1। यहाँ से ये क्या बता रहा है कि नेट फोर्स ऑन पार्टिकल विथ रेस्पेक्ट टू नॉन इनर्शियल फ्रेम इक्वल्स टू, पहले आप इनर्शियल फ्रेम में सारे फोर्स बनाओ, उसके बाद एक फोर्स जो कि सूडो फोर्स बोलेंगे, और वो सूडो फोर्स क्या होगा, तो बॉडी का मास इनटू एक्सेलरेशन ऑफ नॉन इनर्शियल फ्रेम, आप रिवर्स करके ऐड करो तब जाकर के आपका नेट फोर्स मिलेगा किसके रेस्पेक्ट में, नॉन इनर्शियल फ्रेम के रेस्पेक्ट में। क्या ये मैथमेटिकली भी क्लियर हो गया सभी को, हाँ या ना ये बताओ? मैथमेटिकली भी सभी को क्लियर हो गया? चलो यार अब आगे बढ़ते हैं अपन। नेक्स्ट अब हम लोग देखो यार, ये तो मैथमेटिकल था एक तरह से कि हाँ यार मैथमेटिकली भी आ रही है ये चीज, बाकी अप्लाई करने के लिए हम लोग देखो कैसे सोचेंगे। तो एक सवाल देखते हैं हम लोग कि जब भी अगर मान लो नॉन इनर्शियल फ्रेम के रेस्पेक्ट में डील करना हो, बिल्कुल ढंग से देख लेना, एक कॉन्सेप्ट में एक ही सवाल में सारा समझ आ जाए। मान लो ये एक वेज है और इसके ऊपर एक स्मॉल एम का मास रखा हुआ है, इसका मास मान लो कैपिटल एम। ये बोला जा रहा है कि ये कुछ ए एक्सेलरेशन से जा रहा है, कितने एक्सेलरेशन से, ए एक्सेलरेशन से जा रहा है, ठीक है। एंड स्मॉल एम मास इज एट रेस्ट, एम मास इज एट रेस्ट किसके रेस्पेक्ट में, विथ रेस्पेक्ट टू कैपिटल एम। तो ए की वैल्यू निकालनी है और ये एंगल थीटा है। देखो एक सवाल मैं बता रहा हूँ, बाकी आप लोग करना पहले सीख लेते हैं अप्लाई कैसे करना है, ठीक है। चलो यार यहाँ से देखना करना क्या है, जब भी एक बार देखो, सबसे पहले कुछ लोगों को ये नहीं समझ आता कि यार हम सूडो फोर्स की जरूरत कब होगी, कब हम सूडो फोर्स लगाएंगे, कब हम सूडो फोर्स के बारे में सोचेंगे। तो देखो सबसे पहले आप ये चीज देखना कि जिस ऑब्जेक्ट के मोशन के बारे में आप डील करने जा रहे हैं, अगर वो ऐसी जगह रखा हुआ है जो खुद एक्सेलरेटेड हो तो समझ लो वहां सूडो फोर्स की जरूरत होगी। बिल्कुल ध्यान से देखो, सवाल यहाँ पे कराया जाता है उस समय समझ आता है कि हाँ यार सूडो फोर्स के टॉपिक में है तो सूडो फोर्स लगेगा, लेकिन जब इन जनरल आता है तो हम ये चीज समझ नहीं आता कि कहाँ पे सूडो फोर्स लगेगा कहाँ पे नहीं लगेगा। तो ये सोचने का तरीका यही है कि जब भी अगर आप जिस भी बॉडी के बारे में अगर डील करने जा रहे हो, अगर वो बॉडी ऐसे फ्रेम में रखा हुआ है जो खुद एक्सेलरेटेड हो तो आप समझ लो वहां सूडो फोर्स की जरूरत है, ठीक है। पहली चीज ये याद रखना आप लोग, ठीक है। उसके बाद अब देखो करना क्या है कि जिस जो भी बॉडी के ऊपर रखा हुआ है जो एक्सेलरेटेड है, सबसे पहले आप उसके ऊपर बैठ जाओ। ये मान लो स्मॉल एम मास है, आप इसके ऊपर बैठ गए, ठीक है भाई। अब एक काम करना है आपको कि इसको तो पहले ये रोक देना, इसका एक्सेलरेशन ए है ना, रोक दिया हमने। रोकने के बाद इस ब्लॉक जिसका मोशन हम डील कर रहे हैं उस पे एक अपोजिट डायरेक्शन में मास इनटू एक्सेलरेशन ए मल्टीप्लाई करके एक फोर्स लगा देना, जो कि सूडो फोर्स बोलते हैं। हमने सारी चीजें देख ली इससे रिलेटेड। सबसे पहले क्या करना है, जो मूविंग बॉडी है, एक्सेलरेटेड बॉडी है, उसको रोक दो, उसके ऊपर बैठ जाओ और इस ब्लॉक के ऊपर एक m इंटू ए जो है अपोजिट डायरेक्शन में, चाहे वो जिस भी डायरेक्शन में, उल्टा करके ऐड करो। बस उसके बाद आप नॉर्मल एफबीडी बनाओ और देखो कि पार्टिकल का मोशन कैसा दिख रहा है यहाँ पे। तो चलो यार अब एक बार देखो, आप इसके ऊपर बैठ करके देख रहे हो कैसा दिख रहा है,
अगर आप इसके ऊपर बैठ के देख रहे हो आपको ये कैसा दिख रहा है, रेस्ट पे, हाँ कि ना? अगर आप इसके ऊपर बैठ के देख रहे हो तो आपको ये सवाल में बोला गया है कि स्मॉल एम मास इज एट रेस्ट विथ रेस्पेक्ट टू कैपिटल एम, ठीक है भाई। चलो अब आप इसके ऊपर बैठे हुए हो और ये आपको रेस्ट पे दिख रहा है। अब ये न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन हम वैलिड करा सकते हैं इसमें। तो देखो यार, चलो ये थीटा, ये कितना हो जाएगा? अगर यहाँ से देखे तो ये वाला भी थीटा होगा, तो ये कितना थीटा, तो ये कितना 90 माइनस थीटा, तो ये थीटा के बराबर। ध्यान से देखो, ये थीटा, ये भी थीटा होगा, फिर ये भी कितना हो जाएगा थीटा। आपको कैसा दिख रहा है, रेस्ट पे। मूव तो एम कर रहा है, फिर एम पर फोर्स क्यू। एक बात देखो यार, एक बात देखो, मान लो ये मूव कर रहा है तो एक बात सोचो, क्या इसके ऊपर जो कांटेक्ट फोर्स थोड़ी जीरो हो जाएगा? यार एक बात सोचो, ये हमने स्मॉल एम मास का एफबीडी बनाया, कैपिटल एम का नहीं बनाया। और मैं बोल रहा हूँ कि यार जब ये कांटेक्ट सरफेस है तो ये नॉर्मल जीरो कैसे हो जाएगा? अगर ये अपने पास मान लो ये इसके रेस्पेक्ट में रेस्ट पे है तो कांटेक्ट सरफेस है, कांटेक्ट पे है, तो नॉर्मल जीरो थोड़ी होगा, इनके बीच सेपरेशन थोड़ी लूज हो जा रहा है। अब एक बात देखो, आपको ये रेस्ट पे दिख रहा है, यानी एक्स डायरेक्शन में नेट फोर्स जीरो, वाई डायरेक्शन में भी नेट फोर्स जीरो। चलो यार, एन कॉस थीटा, वाई डायरेक्शन मैंने मान लिया है, चलो ये एक्स मान लिया और इस वाले को मैं वाई मान लेता हूँ, ठीक है। एन कॉस थीटा इक्वल्स टू किसके बराबर? तो नीचे का फोर्स कौन सा, एम जी, और एन का ये कंपोनेंट कौन सा, तो चलो भाई एन साइन थीटा किसके बराबर, एम ए के बराबर। दोनों डिवाइड कर दो, टेन थीटा इक्वल्स टू किसके बराबर, ए अपॉन जी, यानी ए इक्वल्स टू जी टेन थीटा। देखो सवाल में कुछ नहीं करना आपको, कब लगाना है ये मैंने बता दिया, कैसे लगाना है वो बता दिया। सवाल अब चाहे कोई भी हो इसी तरीके से प्रोसीड करना है अपने को। हाँ, अब क्या समस्या आ रही है, एंगल थीटा कैसे आया, चलो देख लेते हैं। चलो एक बार देख लो, मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ से देखो हमें किसके बीच एंगल निकालना है, ये रहा ऐसे, ये थीटा, ये भी कितना थीटा, ये 90 माइनस थीटा, तो ये किसके बराबर थीटा। क्लियर हुआ ये चीज, हाँ या ना ये बताओ। किसी को कोई डाउट फटाफट बोलो। एन के साथ वाला एंगल थीटा, हाँ वो एन के साथ वाला एंगल थीटा, वही तो मैंने भी ले रखा है। चलो अब एक बार देखो यार चलो यार अब एक बात देखो, क्या ये अगर एक्सेलरेटेड है, हाँ या ना, ये बताओ। ये तो एक्सेलरेटेड है, एक्सेलरेटेड है मतलब अगर मान लो इसके ऊपर कोई एक फोर्स लग रहा होगा, हाँ या ना, इसके ऊपर कोई एक फोर्स तो लग रहा होगा भाई। तो चलो इस फोर्स की वैल्यू बता दो, इस फोर्स की वैल्यू बता दो। अगर मान लो ये एक्सेलरेटेड है, इस पे एक फोर्स लग रहा होगा, उस फोर्स की वैल्यू बताओ, फटाफट निकालो, उस फोर्स की वैल्यू क्या होगी? फोर्स एफ की वैल्यू निकालो। गलत है, इस फोर्स एफ की वैल्यू, समझ आएगा, एक ही लाइन का सवाल है। गलत है बेटा, एम जी tan थीटा गलत है। इस फोर्स एफ की वैल्यू, सेम कंडीशन, सारी चीजें सेम, इसी सवाल में मैंने ए दे दिया, फोर्स की वैल्यू पूछ रहा हूं मैं। फोर्स एफ की वैल्यू बिल्कुल आसान है, बिल्कुल थोड़ी बुद्धि लगाने की जरूरत है भाई। सही है, अभी दो तीन बच्चों ने सही आंसर दिया, अंकित तंवर, सॉरी अमित तंवर, सुनील, हाँ ये अभी आंसर सही आ रहा है। यार एक बात बताओ, नेट फोर्स इक्वल्स टू क्या होगा यार, तुम लोग ऐसे करने लगे ना यार। नेट फोर्स एफ नेट इक्वल्स टू किसके बराबर, क्या मास इनटू एक्सेलरेशन लिख सकते हैं, हाँ कि ना ये बता दो जरा। यार एम इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं, नेट फोर्स। जब भी मैंने बताया था, देखो इसीलिए बोला जाता है बेटा, कॉन्सेप्ट जो है ना, जो भी मैं बातें बोलूं एक बार ढंग से सुना करो उन चीजों को। मैंने क्या बोला था, एक चीज एक बात सोचो, कि जब अगर दोनों ब्लॉक का एक्सेलरेशन सेम तो दोनों को एक साथ ले सकते हैं, बोला था मैंने ये चीज। ये दोनों ब्लॉक का एक्सेलरेशन सेम, तो यार दोनों ब्लॉक मान लो m प्लस स्मॉल m, ये फोर्स रहा, ये एक्सेलरेशन इधर की तरफ, क्या ही करोगे, F इक्वल्स टू कैपिटल M प्लस स्मॉल m इंटू जी टेन थीटा। क्या ये समझ आया सभी को, हाँ या ना? जो भी बोला जाए बिल्कुल उसको ध्यान से सुना करो, तभी क्लियर होंगी चीजें बेटा। मैंने बोला था ये चीज कि जब भी अगर दो ब्लॉक तीन ब्लॉक साथ में मूव करें, उनको एक साथ तो ले ही सकते हैं, दोनों का एक्सेलरेशन सेम ले लो भाई। एक बार देखो, मैं बोल रहा हूँ कि दोनों ब्लॉक का एक्सेलरेशन सेम तो दोनों को एक साथ ले सकते हैं, कैपिटल M प्लस स्मॉल m। यार जब ये इसके ऊपर मूव कर ही नहीं रहा
तो मान सकते हैं ना कि यार अपने पास दोनों सेम ही मास है, कैपिटल M प्लस स्मॉल m, और दोनों का एक्सेलरेशन कितना है g tan थीटा, तो कितना लगेगा F इक्वल टू m इंटू ए। सवाल समझ आया? पहले फटाफट बोलो जल्दी से हाँ या ना। चलो अगला सवाल। अब यहाँ से जरा एक बार ये सवाल कर लो, एक बार जैसे है ना, पहले चलो यहाँ से देखो, मान लो एक वेइंग मशीन का नाम जानते हो आप लोग, वेइंग मशीन। ये जैसे मान लो जाते हैं हम लोग अपना वेट तौलते हैं, नॉर्मली उस पर रीडिंग जो आती है वो लिखा रहता है 60 kg 80 kg, लेकिन एक्चुअल में वो जो वेइंग मशीन होता है, वो वेइंग मशीन बेटा मास मेजर नहीं करता, वो मेजर क्या करता है, वेट। और वेट जो होता है बेटा, वो ध्यान रखना क्योंकि किसके बराबर होता है, तो नॉर्मल के बराबर। ध्यान रखना ये चीज, वेट जो है वो किस चीज को मेजर करता है, तो जितना उसके ऊपर नॉर्मल लगे। मान लो mg नीचे, ये नॉर्मल इस पे लगाएगा तो इस पे नॉर्मल नीचे, जितना नॉर्मल नीचे लगेगा वही उसकी रीडिंग होती है वेइंग मशीन की। ध्यान रखना ये चीज, ठीक है भाई। तो नॉर्मल हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है, कभी कम भी हो सकता है। और एक बात देखो, जब नॉर्मल हमारी रीडिंग देता है वेइंग मशीन, तो नॉर्मल क्या होगा, वेट के बराबर। और ये जो वेट होता है ये मैं बता चुका हूँ कि कैसी क्वांटिटी होती है, फोर्स होता है, वेक्टर क्वांटिटी, सारी चीजें हम लोग देख चुके हैं। चलो यार, मान लो स्मॉल m है, ये ऊपर की तरफ a से जा रहा है, ये किसी वेइंग मशीन के ऊपर रखा हुआ है, रख भी देते हैं वेइंग मशीन के ऊपर। फटाफट बोलो चलो, यहाँ से स्मॉल m मास है, ये वेइंग मशीन है, रीडिंग ऑफ वेइंग मशीन बताना जरा कितना होगा, रीडिंग ऑफ वेइंग मशीन। पहले एक चीज बताना यहाँ पे, रीडिंग ऑफ वेइंग मशीन से पहले आप एक काम करोगे, एफबीडी बनाओगे विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, एफबीडी विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, और एक बार एफबीडी बनाओगे विथ रेस्पेक्ट टू लिफ्ट। एफबीडी एक बार बनाना है आपको विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, और दूसरा बनाना है एक बार विथ रेस्पेक्ट टू लिफ्ट। सभी फटाफट एक बार करो जल्दी से, पहले एक बार एफबीडी बना लो, एफबीडी सभी एक बार बना लो विथ रेस्पेक्ट टू, वो ज्यादा जरूरी है, सवाल ये तो अपने आप हो जाएगा। एफबीडी विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, और एक बार एफबीडी विथ रेस्पेक्ट टू लिफ्ट बनाना है अपने को भाई, ये सीखना ज्यादा जरूरी है रेदर देन ये सवाल के। पहले वो बना लो, सवाल सॉल्व हो जाएगा। जो भी बना ले फटाफट। लिफ्ट मासलेस है, अरे भाई लिफ्ट, मैं तो एफबीडी किसका बना रहा हूँ, ब्लॉक का भाई। आदमी खड़ा किया क्या, नहीं, ब्लॉक की एफबीडी बनानी है, लिफ्ट के बारे में कौन सोच रहा है यार। लिफ्ट की एफबीडी नहीं बनानी है, ब्लॉक का एफबीडी बनाओ, एक बार विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड और दूसरी बार विथ रेस्पेक्ट टू लिफ्ट। फटाफट करो जल्दी से, जिसका हो जाए एक बार यस का मैसेज भेजो फटाफट। एक बार विथ रेस्पेक्ट टू ब्लॉक, सॉरी लिफ्ट, और एक बार विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। चलो यार देखो यार, आप जब ग्राउंड के ऊपर खड़े होकर के देखोगे तो ये आपको किधर जाता हुआ दिखेगा, ऊपर ए से, हाँ कि ना। जब आप ग्राउंड के ऊपर खड़े होके देखोगे ये आपको ऊपर जाता हुआ दिखेगा, और हाँ या ना। अरे भाई लिफ्ट, अगर मान लो लिफ्ट के अंदर आदमी खड़ा है, लिफ्ट ऊपर ए से, तो ये ब्लॉक भी आपको ऊपर ए से जाता हुआ दिखेगा। तो चलो यार एक बात देखो, ऊपर के डायरेक्शन में नॉर्मल n, नीचे के डायरेक्शन में mg, और हमें ये ब्लॉक ए से जाता हुआ दिखेगा। एफबीडी बनाए तो क्या लिखेंगे, n माइनस एम जी इक्वल टू m इंटू ए के बराबर। ठीक है, समझ आया सभी को, हाँ या ना। n माइनस एम जी इक्वल टू एम ए। अगर मान लो कोई लिफ्ट के ऊपर खड़ा हो जाए, लिफ्ट के अंदर बैठ जाए, ये ब्लॉक आपको कैसा दिखेगा, फटाफट बोलो, ये ब्लॉक कैसा दिखेगा, रेस्ट पे। बिल्कुल यार, लिफ्ट के अंदर हम खड़े, एक आदमी, ये एक ब्लॉक रखा हुआ रेस्ट पे। तो चलो अब जो है ऊपर एक नॉर्मल लगेगा। सबसे पहले तो हम लोग एक नॉन इनर्शियल फ्रेम पे बैठे हुए हैं, तो पहले तो इसको रोको और नीचे के डायरेक्शन में m इंटू ए लगा दो। चलो भाई m इंटू ए लगा दिया, ऊपर नॉर्मल, नीचे कितना mg। क्या ये आपको रेस्ट पे दिख रहा है, हाँ या ना। तो क्या लिखेंगे, n इक्वल्स टू m इंटू जी प्लस ए। देखो यार ये भ्रम मत पालना कि ये ग्राउंड के फ्रेम में ये सॉल्व नहीं कर सकते, देखो दोनों से सेम आएगा। ये भ्रम में नहीं रहना है कि ये ग्राउंड के फ्रेम में सॉल्व नहीं हो सकता, दोनों के फ्रेम में हो सकता है। ध्यान रखना n माइनस एम जी, ग्राउंड के रेस्पेक्ट में भी वही आएगा, लिफ्ट के रेस्पेक्ट में भी वही आएगा। क्लियर यहाँ तक चीजें, फटाफट बोलो, आगे बढ़ते हैं अपन। चलो यार आगे बढ़ते हैं अपन। इसके बाद
अब यार एक्सेलरेशन ऊपर दे दे नीचे दे दे सारे केस में निकाल सकते हो, हाँ कि ना? ऊपर दे दे या नीचे दे दे दोनों केस में हो जाएगा, हाँ कि ना? चलो यार एक सवाल और करते हैं। एक सवाल देखो, मान लो अब लिफ्ट के अंदर थोड़ा पुली वगैरह लाते हैं। एक सवाल ये मान लो, एक पुली, ये एक स्मॉल एम मास और ये एक 2m मास, और ये ऊपर जा रहा है ए से, ठीक है? हमें एक्सेलरेट, ये पहला ब्लॉक है, ये दूसरा ब्लॉक, A1 A2 की वैल्यू निकालो। A1 A2 की वैल्यू, बिल्कुल आसान सवाल। A1 A2 की वैल्यू, थोड़ा ये एप्लीकेशन आएगा, अपने सीख जाओगे इससे कि कैसे अप्लाई करना है। फटाफट करो बिल्कुल। A1 A2 की वैल्यू फटाफट निकालो। अच्छा एक बात बताओ, क्या लिफ्ट के अंदर बैठोगे तो दोनों का एक्सेलरेशन सेम दिखेगा, हाँ कि ना? अगर लिफ्ट के अंदर बैठे हैं तो दोनों का एक्सेलरेशन सेम। साहब कल ग्राफ वाला पढ़ा दिए थे, बस गिर गया वो, इंटरचेंज बताना, तो ग्राफ का जो कन्वर्जन है बस वो। ये देखो अपने पास क्या है, अगर लिफ्ट के रेस्पेक्ट में बैठोगे क्या दोनों का एक्सेलरेशन सेम? तो चलो भाई कुछ नहीं, यहाँ से देखो अपन एक काम करते हैं, पहले तो लिफ्ट को रोक करके लिफ्ट के अंदर बैठ जाते हैं। चलो भाई लिफ्ट के अंदर बैठ जाते हैं। यहाँ से देखो ये अपने पास लिफ्ट के रेस्पेक्ट में पहले डील कर लो, ठीक है भाई? लिफ्ट के अंदर बैठ जाएंगे तो नीचे एक सूडो फोर्स m है, इस पे भी नीचे सूडो फोर्स 2m है, हाँ कि ना? पहले ये बताओ यार। लिफ्ट के अंदर बैठ गया, इस पे नीचे 2m है, इस पे नीचे 2m है। अब हमको, हमें ये दिखेगा ए, कैपिटल ए से ऊपर जाता हुआ, ये कैपिटल ए से नीचे जाता हुआ, क्या दिखेगा? यही। अब केस कैसा है, लिफ्ट के अंदर बैठे हुए हैं, एक पुली, यहाँ से एक स्मॉल एम मास। देखो सीखना है अपने को कि यार अप्लाई कैसे करना है। सवाल तो बहुत सारे हो सकते हैं। चलो ये कैपिटल ए ऊपर, ये कैपिटल ए नीचे। भाई जब लिफ्ट के अंदर बैठेंगे तो ये ऊपर जाता हुआ दिखेगा, एक नीचे जाता हुआ दिखेगा, दोनों सेम एक्सेलरेशन से। अब यहाँ से देखो ये कितना है, mg लगेगा और प्लस m इंटू ए लगेगा, हाँ या ना? यहाँ से कितना 2mg लगेगा और प्लस 2ma लगेगा। किसी को कोई दिक्कत इसमें, हाँ या ना? कैपिटल ए की वैल्यू मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ क्या, कि नेट पुलिंग फोर्स अपॉन टोटल मास, हाँ या ना? नेट पुलिंग फोर्स अपॉन टोटल मास। मैं ये बोल रहा हूँ बेटा कि जब आप इसके अंदर बैठ जाओगे तो पुली ये कैपिटल ए से ऊपर जाएगा तो ये नीचे आएगा, दोनों का एक्सेलरेशन सेम, कोई दिक्कत नहीं। देख लेते हैं यहाँ से, इसका एक्सेलरेशन कैपिटल है, इसका कैप, दोनों सेम कैसे आ जाएगा भाई? नहीं आएगा। देखो ग्राउंड के रेस्पेक्ट में सेम सेम नहीं आएगा। ये A1 A2 ग्राउंड के रेस्पेक्ट में निकालना है भाई। ये कैपिटल ए से ऊपर जाता हुआ दिखेगा, ये कैपिटल ए से नीचे जाता हुआ, ठीक है? मैंने क्या बोला कि चलो यार एक सूडो फोर्स लगा दो पहले, जब इसके अंदर बैठ के देख रहे तो m इंटू ए नीचे, 2m इंटू ए नीचे, mg नीचे की तरफ, तो ये रहा फोर्स, इस पे ये रहा फोर्स, ठीक है? ये ऊपर जा रहा है, ये नीचे जा रहा है। डायरेक्ट मैं लिखूं तो नेट पुलिंग फोर्स अपॉन टोटल मास, चलो भाई 2mg प्लस 2ma माइनस mg माइनस ma बाई 3m के बराबर। चलो ये m से सारा कैंसिल आउट, बचेगा कितना 2g माइनस g, कितना g, 2a माइनस a प्लस a बाई कितना 3। ये हो गई कैपिटल ए की वैल्यू, ठीक है भाई? अब आगे देखो, अगर मान लो A1 ये ब्लॉक जो है, ये m मास का, ये ऊपर जा रहा है कितने से, कैपिटल ए से, और लिफ्ट भी ऊपर जा रहा है, तो एक्सेलरेशन ऑफ वन विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड इक्वल्स टू एक्सेलरेशन ऑफ वन विथ रेस्पेक्ट टू लिफ्ट प्लस एक्सेलरेशन ऑफ लिफ्ट विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। ये एक्सप्रेशन क्या आपने जीवन में कभी देखा है, हाँ कि ना? फटाफट बोलो यार जल्दी से। A1g इक्वल्स टू A1 विथ रेस्पेक्ट टू लिफ्ट प्लस A ऑफ लिफ्ट विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। नहीं देखा तो यहाँ पे देख लो, रिलेटिव में और पढ़ाया जाएगा भाई, ठीक है? चलो यार अब क्या करें, A1g इक्वल्स टू A1 विथ रेस्पेक्ट टू लिफ्ट ऊपर, और ये लिफ्ट विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड भी ऊपर, तो ये आएगा। दूसरे के लिए A2g किसके बराबर, तो कैपिटल A माइनस स्मॉल ए, यही आएगा। सही तो बोल रहा हूँ? नहीं, ये कितना आएगा, ये A1 विथ रेस्पेक्ट टू लिफ्ट नीचे है इसके लिए, तो माइनस a प्लस ए के बराबर,
वैल्यू निकाल लो जो भी पुट करके। क्या समझ आया आपको, हाँ कि ना? फटाफट बोलो यार, जल्दी से। समझ आया किसी को? समझ आया सभी को? मैंने क्या किया, पहले लिफ्ट के अंदर बैठ गया, दोनों का एक्सेलरेशन एक बार देखो। लिफ्ट के अंदर बैठ गया, सूडो फोर्स लगा दिया। अब लिफ्ट के अंदर बैठा तो दोनों साथ में जाते हुए दिखेंगे, दोनों साथ में जाते हुए दिखेंगे तो एक्सेलरेशन निकाल लिया। ठीक है, क्या नहीं पता चला सर? लास्ट पार्ट डाउट, ठीक है। देखो एक बार, ये तो निकल गया अपना कैपिटल ए, जब हम लिफ्ट के अंदर बैठ के देख रहे हैं तो। अब हमें क्या निकालना है, तो एक्सेलरेशन ऑफ, एक बार सोचो, एक्सेलरेशन ऑफ वन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इक्वल्स टू एक्सेलरेशन ऑफ वन विथ रिस्पेक्ट टू लिफ्ट प्लस एक्सेलरेशन ऑफ लिफ्ट विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ये एक्सप्रेशन अगर आपको नहीं पता है तो कहीं पे साइड में लिख लो अभी, ठीक है। ये आ गया, तो एक्सेलरेशन ऑफ वन विथ रिस्पेक्ट टू लिफ्ट ऊपर के डायरेक्शन में कैपिटल है, इसका भी ऊपर के डायरेक्शन में स्मॉल है, तो दोनों ऐड हो जाएगा। अब क्लियर, हाँ कि ना? अब ये क्लियर हो गया सर। ग्राउंड फ्रेम से भी करा दो, ग्राउंड फ्रेम से करोगे तो अब आपको 2m मूव डाउनवर्ड देन सूडो फोर्स अपवर्ड। अच्छा एक बात बताओ, 2m मूव अगर अप डाउनवर्ड अगर मूव कर रहा है, ये देखो कैसा डाउट आपने पूछा, क्या देखो क्लियर हो जाएगा। 2m अगर नीचे मूव कर रहा है, मैंने सूडो फोर्स में क्या बोला था कि मास इनटू एक्सेलरेशन ऑफ किसका, फ्रेम का। ये चीज देखो, इसीलिए मैं बार बार उस समय बोल रहा था कि क्लियर है, मास ऑफ ब्लॉक इनटू एक्सेलरेशन ऑफ फ्रेम, मास ऑफ ब्लॉक इनटू एक्सेलरेशन ऑफ फ्रेम उल्टे डायरेक्शन में। अब बताओ क्लियर हुआ कि 2m मास दोनों पे, ये अपने पास किधर जाएगा, नीचे की तरफ, हाँ कि ना? अरे भाई बोलो फटाफट, क्लियर हुआ ये चीज, हाँ या ना? सर ए की वैल्यू 1 में ऐड, वन में मैंने ऐड ही तो किया यार, 1 में बेटा मैंने ऐड ही तो किया है। ए की वैल्यू 1 में ए, दूसरे में माइनस ए नहीं होने। अरे एक बात बताओ यार, यार एक बार सोचो ऐसे, मैंने तो मैग्नीट्यूड ले लिया, वहां पे डायरेक्शन के साथ ले तो रहा हूँ, ये देखो दूसरे में माइनस ए लिया तो है मैंने, कहाँ कंफ्यूज होके बैठ गए आप लोग बेटा? जितना सिंपल सोचोगे तभी जाके हो जाएगा। यहाँ से देखो ना, नीचे माइनस ए, दूसरे का नीचे की तरफ है तो मैंने ले लिया, दूसरा नीचे जा रहा था तो माइनस ए, और ऊपर वाले में कितना, और वो लिफ्ट किधर जा रहा था, ऊपर, तो बस फिर क्या दिक्कत है? अब एक बार ग्राउंड फ्रेम से खुद सोच के देखना, अब ग्राउंड फ्रेम से एक बार आप खुद से सोच के देखना, ये आपको वैल्यू पता चल गई, इसके रेस्पेक्ट में देख लिया, अब एक बार ग्राउंड फ्रेम से भी खुद से सोच के देखना, ठीक है। चलो यार आगे बढ़ते हैं, एक सवाल, एक आखिरी सवाल इस टाइप का। चलो यार देखो, यहाँ से मान लो ये रेस्ट पे ये थीटा एंगल है, ठीक है भाई, ये रेस्ट पे, यहाँ पे एक ऐसा वेज रखा हुआ है और इसके ऊपर मैंने एक वेइंग मशीन रख दी। देखो जितना बड़ा सवाल है उतना दिख है नहीं बेटा, ध्यान रखना। ये मान लो इसके ऊपर एक आदमी खड़ा है, ये मान लो इसका मास ले लो, ये मान लो कैपिटल एम, ये मान लो स्मॉल एम, ठीक है। हमें रीडिंग ऑफ वेइंग मशीन बतानी है, रीडिंग ऑफ वेइंग मशीन, रीडिंग ऑफ वेइंग मशीन बतानी है। फटाफट देखो एक बार, मैंने क्या बोला, ये रेस्ट पे है, ये कैपिटल एम मास है, ये नीचे स्लाइड कर रहा है, फ्रिक्शन की तो कोई बात ही नहीं है, वेइंग मशीन इसके ऊपर रखा है, इसके ऊपर एक आदमी खड़ा है। अब हमें रीडिंग ऑफ वेइंग मशीन बतानी है, अब हमें रीडिंग ऑफ वेइंग मशीन बतानी है। चले यार देखो, मैं क्या बोल रहा हूँ कि पहले यार देखो, ज्यादा कॉन्सेप्ट में उलझोगे फिर नहीं होगा, बिल्कुल आराम से, जैसा तरीका मैंने बताया है कि सूडो फोर्स कहाँ लगता है वो बता दिया, और कैसे लगाना है वो बता दिया। मैंने क्या बोला यार, हमें क्या यहाँ जरूरत है सूडो फोर्स की, हाँ या ना, ये बताओ। सूडो फोर्स की जरूरत है भाई, बिल्कुल है, क्योंकि हम अगर इसके रेस्पेक्ट में बैठ करके देखें और ये एक्सेलरेटेड है तो सूडो फोर्स की जरूरत है। ये इधर की तरफ कितने से जाएगा, जी साइन थीटा से, हाँ कि ना, ये बताओ, क्या ये इधर की तरफ जी साइन थीटा से जाएगा? अब अगर जी साइन थीटा से गया, चलो भाई एक बार देखो, तो ये हम इसके ऊपर बैठ करके देख रहे हैं, तो सबसे पहला काम क्या करेंगे ये बताओ। सबसे पहला काम हमारा होगा इस पे इधर के डायरेक्शन में
स्मॉल एम इंटू जी साइन थीटा लगा देना, हाँ कि ना। उस ऊपर डायरेक्शन में स्मॉल एम इंटू जी साइन थीटा लगा देना, हाँ या ना। उसके बाद और क्या लगेगा, तो इस डायरेक्शन में अब नॉर्मल और नीचे के डायरेक्शन में एम जी। क्या बोलते हो, समझ आया। बिल्कुल सिंपल लेकर के चलना, ज्यादा टफ लेकर के ज्यादा कॉम्प्लेक्स सोचोगे फिर सवाल नहीं होगा। बिल्कुल यहाँ से देखो, ये थीटा, ये भी कितना होगा, थीटा के बराबर। क्या ये चीज क्लियर हुआ आपको। यार सूडो फोर्स लगाने का तरीका सिखा दिया मैंने। चलो अब एक बात देखो, ये आप इसके ऊपर बैठे होगा, आपको कैसा दिख रहा है रेस्ट पे, हाँ कि ना। ये आपको कैसा दिखेगा। अब एक बात सोचो कि यहां से देखें तो n प्लस एम जी साइन थीटा का स्क्वायर, एम जी साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू किसके बराबर, एम जी। यानी n इक्वल्स टू किसके बराबर, एम जी इंटू 1 - साइन स्क्वायर थीटा, यानी ये किसके बराबर, एम जी इंटू किसके बराबर, कॉस स्क्वायर थीटा। क्या ये चीज क्लियर हुआ, हाँ कि ना, पहले ये बताओ। क्या ये चीज क्लियर हुआ सभी को, हाँ कि ना। कितने लोगों का सेम आंसर आया था, कितने लोगों का सेम आंसर आया था भाई। मैं बोल रहा हूँ कि यहां से देखो, इसके ऊपर एक सूडो फोर्स लगेगा, किधर के डायरेक्शन में, जी साइन थीटा इसका एक्सेलरेशन, ये इधर की तरफ भाई, ठीक है। अरे भाई समझ आ रहा है। अब एक बात देखो, ये अब इसके ऊपर बैठ करके देखोगे तो ये आपको रेस्ट पे दिखेगा, हाँ कि ना। रेस्ट पे दिखेगा तो इसका एक नॉर्मल ऊपर, इसका एक कंपोनेंट इक्वल टू एम जी, बस वही तो कर दिया मैंने। क्या समझ आया। स्मॉल एम और कैपिटल एम, हाँ स्मॉल एम और कैपिटल एम। तो हमें तो इसके एक्सेलरेशन से कोई मतलब ही नहीं, हमें इसके एक्सेलरेशन से तो कोई मतलब ही नहीं। ये जी साइन थीटा से नीचे जा रहा है। एक बात देखो, मैं बोल रहा हूं कि ये कितने से जा रहा है, जी साइन थीटा से। जी साइन थीटा से ये नीचे की तरफ आ रहा है, ये इसके ऊपर, जब हम इसके ऊपर बैठेंगे तो एक सूडो फोर्स इधर के डायरेक्शन में, हाँ कि ना। सूडो फोर्स इससे ऊपर के डायरेक्शन में, एक नॉर्मल इधर की तरफ, और ये नीचे एम जी। अब क्लियर हुआ, क्या अब क्लियर हो गया सभी को, हाँ या ना। चलो यार, अब इसके बाद नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। अब इसके बाद देखो यार, जो नॉन इनर्शियल फ्रेम वाले जितने भी सवाल होंगे बुकलेट में सारे निपटा लेना, ठीक है। बाकी मैं सवाल क्वेश्चन नंबर लिख के भेज दूंगा। नेक्स्ट अब हमारा पार्ट है कंस्ट्रेंट मोशन। कंस्ट्रेंट मोशन, अब एक बात पहले इसका मतलब समझ लो, इसी से पता चलेगा कि आखिर ये, पहले तो मतलब समझ लेते हैं, उसके बाद देखेंगे इसका यूज क्या होता है। कंस्ट्रेंट का मतलब होता है, नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं कंस्ट्रेंट मोशन। वीडियो एक बार आप देख लेना बेटा। चलो अब एक बार देखो यहाँ पे कांस्टेंट मोशन, पहले इसका मतलब समझो, एक लाइन में मतलब समझते हैं, फिर उसके बाद इसकी क्या जरूरत है वो देखते हैं। पहले एक बात देखो, मैं ये बोल रहा हूँ कांस्टेंट का मतलब होता है एक तरह से रेस्ट्रिक्टेड। कांस्टेंट का मोशन क्या होता है, रेस्ट्रिक्शन। इसका मतलब क्या होता है, सिंपली रेस्ट्रिक्शन या फिर लिमिटेशन, या फिर क्या रहेगा, लिमिटेशन। जनरल मतलब इसका यही होता है भाई। यानी अब एक बार देखो, ये एनएलएम में रेस्ट्रिक्शन किसके पास रहेगा, तो जब भी अगर 2-4 ब्लॉक का अगर मिला करके अगर एक सिस्टम रहेगा, जैसे मान लो हो सकता है कि हम लोग पुली वगैरह बना ले, तो जैसे एक पुली यहाँ से एक ब्लॉक, फिर ये पुली, फिर इसमें 2 ब्लॉक, ऐसा हम लोग बना सकते हैं। या फिर ऐसे देखो, मान लो इस तरीके का एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ऐसा यहाँ पे एक बॉल है, फिर ये रहे इस तरीके का। अब ये क्या होता है कि एक ऑब्जेक्ट का जो मोशन होगा वो दूसरे ऑब्जेक्ट के मोशन पे डिपेंड करता है। मान लो ये ऊपर जाएगा तो ये ग्राउंड के रेस्पेक्ट में इसका एक्सेलरेशन अलग और इसका एक्सेलरेशन अलग। अगर ये सेम एक्सेलरेशन से, मान लो 2 से ऊपर जाने के बजाय नीचे जाने लगे, तो इसका एक्सेलरेशन अलग, इसका एक्सेलरेशन अलग। यहाँ पे देखे, अगर ये ब्लॉक नीचे जाए तो ये ऊपर जाता है, ये ब्लॉक ऊपर जाए तो ये नीचे आएगा, हाँ कि ना। तो अब एक बार देखो, होता क्या है, यहाँ पे कुछ ऐसे सिस्टम्स होते हैं जहां पे एक बॉडी का मोशन या एक बॉडी का जो एक्सेलरेशन होगा वो दूसरे बॉडी के एक्सेलरेशन या डायरेक्शन ऑफ मोशन पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो हमने एक रूल हम लोग निकालते हैं, रूल इन द सेंस बेसिकली इनके सबके एक्सेलरेशन या वेलोसिटी के बीच एक रिलेशन निकालते हैं।
उसी रिलेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, कंस्ट्रेंट रिलेशन। और इसका यूज क्यों होता है, तो देखो यार हम लोग ये जब भी कुछ क्वेश्चंस जब सॉल्व करेंगे ना, तो उस केस में होगा क्या कि आपको जरूरत से एक इक्वेशन कम पड़ जाएगा। मतलब मान लो कि अगर आप सपोज करो ये चीज कि कोई ऑब्जेक्ट, कोई जैसे इसी सिस्टम के बारे में देख लो, अगर आप इस सिस्टम का एफ बी डी नॉर्मल एफ इक्वल्स टू एम ए वाला इक्वेशन लिखो, तो जितने इक्वेशन चाहिए उससे एक कम इक्वेशन आपको मिलेगा। तो उस समय एक रिलेशन हम कौन सा निकालेंगे, कंस्टेंट रिलेशन। तब जाके हमारा टोटल नंबर ऑफ वेरिएबल और टोटल नंबर ऑफ इक्वेशन सेम होगा, और तब हम क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। जरा एक बात देखो यहाँ पे, मान लो अगर इसी सिस्टम की बात करता हूं मैं, ये वाले सिस्टम का, इसी के बारे में मैं देखता हूं कि आखिर कम कैसे पड़ता है। फटाफट देखते जाना, थोड़ा बुद्धि खोल करके बैठना। यहाँ से देखो, मान लो ये एक ब्लॉक यहाँ पे, एक दूसरा ब्लॉक यहाँ पे, ठीक है, M1 मास, यहाँ पे M2, यहाँ पे M3, ठीक है भाई। एक बात बताओ, क्या यहाँ पे देखे, यहाँ देखो मैं बोल रहा हूँ तीनों का एक्सेलरेशन अलग अलग, हाँ कि ना, तीनों का एक्सेलरेशन अलग अलग। मान लो इसका एक्सेलरेशन इधर A1, इसका ऊपर A2 और इसका नीचे A3, ठीक है भाई। इसका तो चलो T लिख दिया, और इसको लिख दोगे अपने पास, सॉरी इसको नीचे T और इसको लिख दोगे 2T के बराबर। ये तो चलो सही है भाई। अब जब इक्वेशन लिखोगे आप 1 2 3, यही 3 इक्वेशन लिखोगे। वेरिएबल कितने, 4, T A1 A2 A3, वेरिएबल कितने, 4, इक्वेशन मिल रहे हैं 3। अब वहां पे वो रिलेशन जो निकालेंगे वो काम आएगा, और उसी से फिर हमारा सवाल सॉल्व हो जाएगा। क्लियर हुआ ये चीज कि क्या जरूरत होगी कंस्टेंट रिलेशन की। एक बात देखो, कंस्टेंट रिलेशन का मतलब ये समझ आया। हमें देखना है कि जरूरत कहाँ पे पड़ेगी। ये सब चीजें थोड़ा बेसिक जो है ना वो क्लियर होना चाहिए, कहाँ पे जरूरत पड़ रही है, पढ़ क्यों रहा है। मैं बोल रहा हूँ अगर इसका इक्वेशन लिखना होता, इसी सवाल को सॉल्व करना होता, तो इसका एक्सेलरेशन आप A1 मानते, इसका A2, इसका A3, हाँ कि ना। जिसको भी नहीं समझ आया फटाफट रिप्लाई करो बेटा। A1 A2 A3, हाँ या ना। इसमें टेंशन TT, इसमें 2T, चलो भाई ठीक है। इक्वेशन लिखते तो क्या लिखते, 2T माइनस M1G इक्वल्स टू M1A M1 A1, वैसे ही इसका लिखते, वैसे ही इसका। 3 इक्वेशन, वेरिएबल कितने, T A1 A2 A3, 4, क्या सॉल्व हो पाएगा। 3 इक्वेशन 4 वेरिएबल, क्या सॉल्व हो पाएगा। अरे वो रिलेशन के बारे में, चलो एक बार देखो, मैं ये बोल रहा हूँ यहाँ से 3 इक्वेशन, वेरिएबल कितने, 4, A2 और A3 सेम होगा, क्यों भाई। एक बात अभी तो निकाला था यार, एक बात सोचो, यही सब कंफ्यूजन होता है, वो थोड़ा क्लियर करते हुए ही चलना बेटा, एक बार ध्यान रखना। मैं ये बोल रहा हूँ कि ये पुली नीचे आ रहा है, ये पुली नीचे आ रहा है, तो सोचो यार वो एलिवेटर वाला जो सवाल कराया था एग्जैक्टली वैसा ही आएगा कि नहीं। अरे भाई एक बात बताओ, मैं इसमें एलिवेटर लगा दो, रस्सी ये लो, रस्सी इससे बांध दो, एलिवेटर को मैं नीचे ले आ दे रहा हूँ। अब एक बार देखो, एलिवेटर ये नीचे आएगा तो देखो पूरा सिस्टम नीचे आ रहा है, दोनों का एक्सेलरेशन अलग अलग आया था वहां पे, ये चीज आप वहां से देख सकते हो, हाँ कि ना। ये चीज क्लियर नहीं, मासलेस रस्सी है बेटा, ये पूरी 2 रस्सी है, इस पूरी रस्सी में जो होगा, इस पूरी रस्सी में टेंशन सेम, इस पूरी रस्सी में टेंशन सेम। तो जरूरत ये होती है कि जहां भी एक इक्वेशन कम पड़े, हम कांस्टेंट रिलेशन के बारे में देखेंगे। इसके 2-3 तरीके देखने वाले हैं, वो ढंग से देख लो। पहला जो तरीका है वैसे हमें यूज करना नहीं है, बाकी वर्क डन बाई टेंशन मेथड यूज करेंगे, लेकिन ये वाला मेथड भी एक बार देख लेते हैं, ठीक है। या एक काम करते हैं यार, टाइम थोड़ा कम है, पहले वर्क डन बाय टेंशन मेथड देख लेते हैं, जिससे सवाल सॉल्व होना शुरू हो जाए, ताकि आप लोग 1-2 दिन में सारे निपटा लो। चलो यार देख लो फटाफट, एक वही एग्जांपल लेते हैं अपने, वर्क डन बाय टेंशन मेथड। अब एक बात देखो, जो टेंशन जो होता है, पहले इसके बारे में देख लो कि नेट वर्क डन बाय टेंशन जो होता है, नेट वर्क डन बाय टेंशन वो 0 होता है, ठीक है। Ti.xi जो आएगा वो 0 होगा, क्यों, क्योंकि जब भी अगर कोई सिस्टम रहेगा ना, तो उसके इंटरनल फोर्सेज या टेंशन हो तो जाएगा। जैसे मान लो कोई भी सिस्टम लो, टेंशन कैसा अपना इंटरनल फोर्स हो जाएगा, और उसके द्वारा जो वर्क डन होता है ना, वो रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट पे डिपेंड करता है। जैसे एक बात सोचो, यहाँ पे एक सिंपल सा ब्लॉक लेते हैं, 2 ब्लॉक का स्ट्रक्चर, 2 ब्लॉक का सिस्टम, यहाँ से मान लो F फोर्स लगाया मैंने, ये अगर ये सपोज दोनों साथ में जाएगा, दोनों मान लो कितना मूव हुआ, x से, कितना मूव हुआ, x से।
एक बात सोचो, इसके ऊपर अगर देखें वर्क डन के बारे में सभी को इतना तो जरूर पता होगा, T इंटू एस इंटू कॉस थीटा, इतना तो पता होगा यार, हाँ कि ना, ये बताओ भाई, इतना तो क्लियर होगा एटलीस्ट। तो चलो यार, अगर मान लो ये पूरा ब्लॉक पूरा सिस्टम एक्स से डिस्प्लेस हुआ है, तो टी इधर सॉरी एक्स इधर टी इधर की तरफ, क्या लिखेंगे, माइनस टी इंटू एक्स, इस पे वर्क डन, इस पे वर्क डन प्लस टी इंटू एक्स इक्वल्स टू कितना आएगा, 0 के बराबर। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि इनके बीच के जो वर्क डन बाय इंटरनल फोर्स जो होता है ना, वो इनके बीच के रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट पे डिपेंड करता है। अगर मान लो ये 4 मीटर का होता है, ये 5 मीटर होता, तो टेंशन के द्वारा वर्क डन 0 नहीं होता। लेकिन ये रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे क्या है, 0। इनके बीच में रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट 0 है, जितना ये चल रहा है उतना ही ये, तो रिलेटिवली तो ये डिस्प्लेस हुए ही नहीं, तो इसलिए इनके द्वारा वर्क डन क्या होता है, 0। क्या ये क्या रीजन समझ आया पहले आपको, हाँ कि ना? क्या ये रीजन समझ आया आपको, हाँ कि ना? चलो यार, अब आगे बढ़ते हैं इसके बारे में। टी डॉट एक्स, जैसे मान लो तरीका क्या रहेगा, फिर टी आई डॉट एक्स आई इक्वल टू 0, इसको डिफरेंशिएट करो, क्या मिलेगा, तो सिग्मा ऑफ टी आई डॉट कितना, टी आई डॉट वी आई इक्वल टू 0, फिर क्या लिखेंगे, सिग्मा ऑफ टी आई डॉट ए आई की वैल्यू किसके बराबर, 0। यही सब होगा जब हमें एक्स का रिलेशन, तो वो ऊपर वाला। दोबारा रिपीट कर दो, नेटवर्क प्रॉब्लम हो गई थी बेटा, ऐसे मत किया करो यार, तुम लोग ड्रॉपर में हो। चलो देखो यार, मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ से देखो, एक बार वीडियो देख लेना यार बेटा, या देख ही लो यार। मैं बोल रहा हूँ यहाँ से दो ब्लॉक का एक सिस्टम लिया मैंने, इधर की तरफ एफ फोर्स लगाया, अगर ये दोनों साथ में जा रहे हैं तो एक सेम टाइम में एक्स डिस्प्लेसमेंट होगा दोनों का। इधर से देखो ये टी, इधर से देखो ये टी, ये भी टी, इस पे वर्क डन टी इंटू एक्स, इस पे वर्क डन माइनस टी इंटू एक्स, कितना आएगा, 0। इंटरनल फोर्स के द्वारा जो वर्क डन होते हैं वो रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट पे डिपेंड करता है। अगर ये 4 होता है, ये 6 होता है, तो वर्क डन आ जाता, ठीक है। ये वैसे वर्क एनर्जी वर्क वाले पार्ट में आपको, या वर्क एनर्जी वाले चैप्टर में पढ़ाया जाएगा। चलो देखो यहाँ से फटाफट, एक ही सवाल हो पाएगा, बिल्कुल ढंग से देख लेना, बाकी जितने सवाल हो सारे कर सकते हो आप लोग बुकलेट में, इसी मेथड से करना, एक लाइन का कॉन्सेप्ट हो, एक लाइन में हो जाता है भाई, ठीक है। चलो यहाँ पे एक ब्लॉक, यहाँ, अरे ये पुली, यहाँ पे एक ब्लॉक और यहाँ पे एक ब्लॉक, ठीक है भाई। मान लेते हैं इसका मास स्मॉल m1, इसका मास स्मॉल m2, इसका मास स्मॉल m3, ठीक है भाई। सिस्टम क्लियर सभी को? चलो यार एक बात देखो यार, हमें इनके एक्सेलरेशन के बीच रिलेशन निकालना है। आप एक्सेलरेशन का डायरेक्शन जब भी सवाल करने जाओ, जो चाहे मन हो वो मान लेना, वैसा नहीं इसका इधर मान लेंगे, जो चाहे मन मान लेना, क्योंकि बाकी सारे इक्वेशन भी जो है वो आपको उसी के अकॉर्डिंग लिखोगे। तो ऐसा मत समझना कि हो सकता है कि दो आदमी का कांस्टेंट रिलेशन अलग अलग आ जाए, लेकिन आंसर फिर भी सेम आएगा। मैंने मान लो इधर मान लिया, तुमने अगर इधर की तरफ मान लिया, थोड़ा रिलेशन अलग आ जाएगा, प्लस माइनस का इधर उधर हो जाएगा, लेकिन इसमें ऐसा नहीं कि फाइनल आंसर अलग आ जाएगा। मैं अगर ऐसे नीचे मानूंगा तो मेरा सारा इक्वेशन इसको नीचे मान के ही रहेगा, तो वो सारी चीजें फाइनली क्या होती है, वो खुद ब खुद एडजस्ट हो जाती है। देखो यार, अब यहाँ से मान लो मैंने इधर माना A1, इसका ऊपर माना A2 और इसका नीचे मान लिया A3, ठीक है भाई। अब एक बात देखो, यहाँ टेंशन हमने मान लिया, चलो यहाँ टेंशन T1, यहाँ भी T1, यहाँ T2, यहाँ भी T2, चलो किसी को कोई दिक्कत यहाँ तक, हाँ कि ना? चलो अब एक बात देखो, ये T1 ऊपर, एक्सेलरेशन ऊपर, हमें कौन सा लेना है, डॉट प्रोडक्ट T1 इंटू, अरे इसमें टेंशन T1, इसमें ये रस्सी चेंज, यहाँ टेंशन, यहाँ पे T2, यहाँ T2, ये टेंशन T1 ऊपर, एक्सेलरेशन ऊपर, थीटा कितना, यहाँ पे इन दोनों के बीच का थीटा कितना भाई, फटाफट बोलो कितना थीटा, कितना थीटा 0, तो क्या लिखूंगा मैं, तो T1 इंटू कितना A1, T1 इंटू A1, यहाँ पे T2 ऊपर, A2 भी ऊपर, क्या लिखोगे, प्लस T2 इंटू A2। अगर भाई थीटा एंगल रहता तो थीटा लिखते, यहाँ T2 ऊपर, A3 नीचे, T2 ऊपर, A3 नीचे, क्या लिखूंगा मैं, माइनस ऑफ T2 A3 इक्वल्स टू 0 के बराबर। क्या ये लाइन समझ आया? मैंने क्या बोला, सिग्मा टी आई डॉट ए आई इक्वल्स टू 0। क्या ये क्लियर, हाँ कि ना? अब हमें एक T1 T2 प्रॉब्लम कर रहा है, तो देखो यार, चलो आओ पुली के पास चलते हैं। यहाँ नीचे T2, यहाँ भी नीचे T2, क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ इस पुली के बारे में, ऊपर T1, नीचे कितना T2 और नीचे कितना T2। चलो मासलेस पुली है,
इसको कब यूज करते हैं बेटा? अभी उस समय से 2 बार बता चुका हूं। मैंने क्या बोला? जब आपको एक इक्वेशन की कमी पड़े उस समय ये सब यूज करते हैं। एक बार देखो, यहां से क्या लिखूंगा? T1 माइनस 2T इक्वल्स टू 0, चूंकि मास 0, T1 इक्वल्स टू 2T2। क्या ये क्लियर? हाँ कि ना? T1 इक्वल्स टू 2T2। यार ये सब चीजें तो कर चुके हैं। T1 इक्वल्स टू 2T। चलो आओ यहां से लिखो 2T2 A1 प्लस T2 A2 माइनस T2 A3 इक्वल्स टू 0। चलो आओ, T2 सारा कैंसिल आउट, क्या आएगा? 2A1 प्लस A2 इक्वल्स टू A3 के बराबर। क्या ये समझ आया सभी को? हाँ कि ना? क्या ये क्लियर हुआ सभी को? फटाफट बोलो जल्दी से, फटाफट बोलो जल्दी से, समझ आया सभी को? चलो यार आगे बढ़ते हैं। एक सवाल आप करो फटाफट जल्दी से, एक सवाल। मान लो यहां से ये पुली, आज के बाद ये कांस्टेंट वाले में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बाकी अभी 2-4 और बचे हुए हैं, ठीक है भाई? तो अभी अपन सीखेंगे 2-4 मेथड, बाकी यही यूज करना है। ये M1 मान लो, ये M2 मान लो। चलो दोनों के बीच का रिलेशन निकालो, एक्सेलरेशन के, दोनों के एक्सेलरेशन के बीच का रिलेशन। चलो यार एक बार देखो इधर की तरफ, यहां से देखो, ये मान लो ऊपर की तरफ A1 से जा रहा है, ये मान लो नीचे की तरफ A2 से जा रहा है, ठीक है भाई? मान लिया अपन ने। आओ यहाँ पे टेंशन, यहाँ टेंशन मान लो T। एक काम करो, यहाँ T मान लो, ठीक है? या T1 T2 ले लेते, क्या दिक्कत है? बाद में देखते रहेंगे जो भी वैल्यू आएगी। ये T2, ये भी कितना T2, ये भी कितना T2, और ये T1। मैंने क्या लिखा? ऊपर जा रहा है, ऊपर टेंशन, एक्सेलरेशन भी ऊपर, T1 इंटू A1, ये T2 ऊपर A2 नीचे, माइनस ऑफ T2 इंटू A2 इक्वल्स टू 0। T1 T2 में और रिलेशन निकालते हैं। T1 T2 में रिलेशन क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ? T1 इक्वल्स टू 2T2, हाँ कि ना? T2 T2 ये T1, तो यहां से देखो 2T2 इंटू A1 माइनस T2 इंटू A2 इक्वल्स टू 0। T2 सारा कैंसिल आउट, A2 इक्वल्स टू 2A1। कितने लोगों का सही है? फटाफट हाँ अगर जवाब दो, और एक बार ये सवाल सॉल्व करो। ये मान लो अपने पास, मैं इस पॉइंट को इधर की तरफ U से खींच रहा हूं, ये एंगल थीटा, ये ब्लॉक ए, वेलोसिटी ऑफ ए निकालना है। फटाफट देखो, फटाफट VA की वैल्यू निकालो, फटाफट VA की वैल्यू निकालो। अब बेटा कांस्टेंट वाले सारे कर लेना एक बार, क्योंकि वर्क डन बाई टेंशन से सारे ही हो जाएंगे। बाकी अपने पास दूसरे मेथड जो बताएंगे उससे भी कोशिश कर लेना बाद में। टेंशन पुली पे लगेगा ना, तभी तो यार T2 T2 इक्वल्स टू 2T1 लिखा मैंने। टेंशन पुली पे नहीं लगता क्या? वही तो U सेक थीटा इक्वेशन में, इक्वेशन में नहीं, जो मूवमेंट होगा ना उस पे देखना अपने को। यहां से देखो टेंशन किस पे? ये ब्लॉक पे मूवमेंट, ये ब्लॉक जो है उसके पास मास है, यहाँ पे फोर्स इंटू एक्स एक्स, ये अपने पास इस पे नेट फोर्स कितना होता है? 0। तो इस पे नेट टेंशन ही 0 है, तो इस पे वर्क डन कहाँ से ले लेंगे? नेट टेंशन ही 0, तो वर्क डन कैसे ले लेंगे? चाहो तो लिख लो, इसमें ऐड कर लेना 2T इंटू A1 A2 माइनस T1, तो वो तो बराबर होके कैंसिल आउट ही हो जाएगा। चलो एक बार देखो, चलो भाई इधर की तरफ, यहाँ देखो इस पॉइंट पे टेंशन किधर की तरफ, इस पॉइंट पे टेंशन इधर की तरफ। मैं अगर रस्सी को इधर खींचूंगा, रस्सी मुझे पीछे खींचेगा। चलो तो माइनस ऑफ T इंटू यू, माइनस T इंटू यू, चूंकि थीटा कितना 180। यहाँ पे टेंशन T ऊपर की तरफ, इसकी वेलोसिटी इधर की तरफ V मान लो, तो प्लस T इंटू V इंटू कॉस थीटा इक्वल्स टू 0। यहाँ से T से T कैंसिल आउट, V इक्वल्स टू U अपॉन कॉस थीटा। क्या समझ आ गया वर्क डन बाई टेंशन मेथड? हाँ कि ना?